गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, सो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स। इनको एक्सेलरेट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है? टू एक्सेलरेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, जैसे न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, या हमें किसी भी एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ पार्टिकल्स को उस न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट कराना होता है। जैसे हमारे पास यदि मान लीजिए कोई एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और हमें एक पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल, इसको इस न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट कराना है, तो क्या होगा? इसे हमें इनफ एनर्जी देनी होगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियर भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो हमें क्या देखते हैं कि जब ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा तो ये वापस ऐसे रिपेल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी वेलोसिटी को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे कि ये जाए और इस न्यूक्लियर के ऊपर, इस न्यूक्लियस के ऊपर इंसिडेंट हो जाए। तो इसी की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए, इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? तो हम लोगों ने देखा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? Q इंटू ई, ठीक है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? BQB साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा, उसको एक्सेलरेट करेगा, और ये फोर्स क्या करता है? उसको सर्कुलर पाथ में मूव कराता है। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण एक ऐसा अरेंजमेंट किया है कि लगातार चार्ज पार्टिकल एक सर्कल में घूमते रहते हैं और उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाती है। तो यदि हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें दो हॉलो चैम्बर्स होते हैं। किसके, इनका शेप कैसा होता है? जैसे डी होता है ना, द लेटर डी, उसके जैसे हॉलो चैम्बर्स होते हैं। मतलब इसके अंदर ये सब खोखला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक रोटी का सर्कुलर डब्बा है और उसको हम बीच में से काट दें तो हमारे पास दो इस तरीके से चैम्बर बन जाएंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डीज, ठीक है, डीज, D1 एंड D2। फिर यहाँ पर क्या होता है? ये जो चैम्बर्स हैं इनको हम एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप टू 10⁴ वोल्ट, इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक सोर्स से इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये सोर्स कैसा होता है? अल्टरनेटिंग, मीन्स उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। हर एक फिक्स टाइम के बाद उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे हम देखें, यदि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है तो एक हाफ साइकिल में, दूसरी हाफ साइकिल में क्या होगा? ये जो पॉजिटिव एंड है ये वापस से नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स होती जाएगी, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? अप टू 10⁶ हर्ट्ज, इतनी ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये कैसा सोर्स है? अल्टरनेटिंग सोर्स हो गया। इसे हम ऑसिलेटर भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? दो मैग्नेट्स होती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये एक स्टील बॉक्स में रखा हुआ होता है, इंसुलेटेड स्टील बॉक्स, एक स्टील बॉक्स में रखा होगा, ठीक है। और इस बॉक्स के नीचे की तरफ नॉर्थ पोल और ऊपर की तरफ क्या होता है? साउथ पोल होता है। तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाती है, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? यदि हम ऐसा देखें, ये पूरा अरेंजमेंट ऐसा बॉक्स में रखा हुआ है और इसके नीचे नॉर्थ पोल और ऊपर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरीके से यहाँ पर यदि हम नॉर्थ को नीचे मान लें, साउथ को ऊपर मान लें, तो एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो बाहर की तरफ होगी। मतलब उसकी यदि हम डायरेक्शन देखें तो इस तरीके से डायरेक्शन क्या होगी? हम डॉट लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? बाहर की तरफ है, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सोर्स लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने एक बात और देखी है कि जब हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा है कि जब हम किसी इस होलो सरफेस को, एक स्फीयर को जब हम चार्ज देते हैं तो ये चार्ज उसकी अपर बॉडी पर होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी? बाहर की तरफ होगी। तो ये जो हॉलो चैम्बर है
इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड, मतलब बाहर की तरफ होगी। मगर मैग्नेटिक फील्ड की यदि हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड भी होती है और आउटसाइड भी होती है। इसका मतलब इस चेंबर के अंदर केवल कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मगर बाहर दोनों ही फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। किसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, विच वन इज स्ट्रॉन्गर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यदि हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो बाहर यदि दोनों फील्ड भी है तब भी ज़्यादा इफेक्ट किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर केवल कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब जब हम इसकी पॉजिटिव साइकिल की बात करें, जब ये पॉजिटिव साइकिल है तो ये प्लस ये माइनस, ये D1 है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये D2 हो जाएगा नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यदि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स वर्क करेगा F = QE और ये चार्ज उस फोर्स की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही ये चार्ज इस चेंबर के अंदर एंटर करता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर 0। यहाँ पर केवल कौन सी फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो भी डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, मतलब बाहर की तरफ है। तो जब ये चार्ज अंदर की तरफ जाएगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, F = BQB sin थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, बाहर की तरफ, और चार्ज अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ और चार्ज इस तरफ अंदर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 90, sin 90 = 1। तो यहाँ पर कितना फोर्स काम करेगा, BQB। और ये फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज जाएगा तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो जैसे ही ये अंदर जाता है ये सर्कुलर पाथ में मूव करता है और कुछ इस तरीके से ये ऐसा मूव करके बाहर आता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर गया। अब जैसे ही ये बाहर आया तो हमने इसकी पोलैरिटी, इसका जो टाइम पीरियड है ऐसा सेट किया है कि जैसे ही ये बाहर आए इनकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, मतलब अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो D हो जाएगी D1 नेगेटिव और ये हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जैसे ये यहाँ पर आता है इसके ऊपर वापस से फोर्स काम करता है F = QE, मगर इस बार डायरेक्शन क्या हो जाती है, इस तरफ। तो जैसे ये फोर्स काम करता है तो फिर ये एक्सेलरेट होता है और इस चेंबर के अंदर चला जाता है। ठीक है, जैसे ही इस चेंबर के अंदर गया, अब फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब जैसे यहाँ पर पहुंचा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वापस से 0, अंदर कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण कितना फोर्स लगेगा, BQB। तो वापस से ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब क्या ये उतनी ही रेडियस बनाएगा, नहीं, अब इस बार इसकी रेडियस ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर उसने वेलोसिटी गेन की, तो ये और ज़्यादा वेलोसिटी के साथ और बड़ा सर्कुलर टर्न लगाता है और इस तरीके से वापस आता है। फिर क्या होगा, जैसे ही ये वापस आ रहा होगा इसकी पोलैरिटी वापस से रिवर्स हो जाएगी। ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला हो गया पॉजिटिव, अब ये हो गया नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वापस से चेंज हो गई। ठीक है, तो ये जैसे ही बाहर निकलता है तो ये वापस से ऐसा आता है और उसके ऊपर वापस एक फोर्स लगेगा और ये बहुत तेजी के साथ फिर एक्सेलरेट होता है। ठीक है, और फिर ये चला जाता है चेंबर D2 में। यहाँ पर उसे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी तो ये और बड़ा सर्कुलर टर्न लगाएगा, फिर ये बाहर आएगा, फिर पोलैरिटी रिवर्स होगी। इस तरीके से ये ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव करता जाता है, लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी, इस तरीके से ये मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं डिफ्लेक्टर और यहाँ पर रखते हैं हम ओपनिंग। लगातार इसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस डिफ्लेक्टर के थ्रू हम इसको इस ओपनिंग से बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से लगातार वेलोसिटी बढ़ जाने के साथ वो जिस भी न्यूक्लियस पर इंसिडेंट कराना है वो यहाँ से हम उसको इंसिडेंट करा देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ कैलकुलेशन की। तो इस पार्टिकल को ये जो सेमी सर्कल पाथ में मूव करने में कितना टाइम लगेगा, सो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो एक सर्कुलर पाथ में मूव करने में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 2πr। तो सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी, πr एंड वेलोसिटी v।
अब वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यदि ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, बी क्यू बी, और ये फोर्स उसको सर्कुलर पाथ में मूव करा रहा है। इसका मतलब सेंटीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, जिसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। वी से ये वी कैंसिल, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर इज एम बी अपॉन बी क्यू। ठीक है, अब इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, सो व्हाट इज टाइम, पाई अपॉन वी मल्टीप्लाई विथ एम वी अपॉन बी क्यू। वी से वी कैंसिल, तो कितना आया, एम पाई अपॉन बी क्यू। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना ही उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब इसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए इस सर्कल पाथ में या इस सेमी सर्कुलर पाथ में या इस सेमी सर्कुलर पाथ में मूव करने में कितना सेम टाइम लगता है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, t इक्वल्स टू 2 इंटू टी, जस्ट इसका डबल। ठीक है, ताकि जब वो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा है तो इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, मतलब एक बार ये पॉजिटिव दूसरा ये नेगेटिव, तो इसका टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, इसके सर्कुलर पाथ में मूव करने के टाइम का जस्ट डबल होना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस सोर्स, दिस ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू 2 एम पाई अपॉन बी क्यू। यदि ये टाइम पीरियड होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दैट मीन्स बी क्यू अपॉन 2 एम पाई। ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। इस तरीके से हमने ये जो सोर्स है इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी को यदि हम Vm मान लें और मैक्सिमम रेडियस को हम क्या मान लें, Rm मान लें, तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है इसके ऊपर वो कितना होगा, बी क्यू बी एम, द मैक्सिमम फोर्स प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स किसका काम करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वो कितना होना चाहिए, एम वी स्क्वायर आर। एम वी स्क्वायर आर मतलब वेलोसिटी इज मैक्सिमम, आर इज मैक्सिमम। तो यहां से हम यदि वेलोसिटी फाइंड करें, सो व्हाट इज वेलोसिटी इज बी क्यू आर मैक्सिमम अपॉन एम। ये क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। यदि हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 1/2 एम वी स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ वी, सो 1/2 एम द मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी क्यू आर एम अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। ये क्या आया, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, और ये क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती है। क्या लिमिटेशन है इसकी, पहला तो इसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि यदि हमने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं किया जा सकता, केवल यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट किया जा सकता है जिसका मास क्या है, बहुत ज़्यादा हो। एक बात, अच्छा, इसमें जो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं वो कितनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। क्या लिमिट है, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी हम स्पीड लगातार बढ़ाते जा रहे हैं अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास ये जो मास का फॉर्मूला है क्या होता है, ये एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये क्या है, रेस्ट मास। यदि हम रेस्ट पर होते हैं तो हमारा ये मास होता है, और जब हम चल रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो हमारा मास चेंज हो जाता है विद दिस रिलेशन। अब क्योंकि हमारी वेलोसिटी v एज कंपेयर टू लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम होती है, तो यदि बहुत कम होती है तो ये जो क्वांटिटी होती है ये बहुत कम होती है, इसलिए हमारा जो m अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या हो जाता है, m नॉट। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर लगातार वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे तो यदि वेलोसिटी लाइट के वेलोसिटी के कंपैरिजन में होगी तो ये रेशियो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है। इस रेशियो को क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और होता भी है। मगर क्योंकि हम लगातार वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो यदि वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट की वेलोसिटी के कंपैरिजन में हो गई तो क्या होगा, अब हमारा जो मास है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी उस पार्टिकल का मास बढ़ेगा, यदि मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन थी साइक्लोट्रॉन की। तो साइक्लोट्रॉन में हमने क्या देखा, टाइम पीरियड ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। अब इसी पर ही बेस हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो ए साइक्लोट्रॉन ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज। एक साइक्लोट्रॉन है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 मेगाहर्ट्ज। मेगा मीन्स 10 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज, या ऐसे हम बोल सकते हैं 10⁻7 हर्ट्ज। ओके, व्हाट शुड बी द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। इफ द रेडियस ऑफ इट डीज इज 60 सेंटीमीटर, जो डीज है उनकी रेडियस कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर। तो ये मैक्सिमम रेडियस होगी। इसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन्स बीम प्रोड्यूस बाय द एक्सेलरेटर। तो जो हमारे पास साइक्लोट्रॉन है वो उस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, उस प्रोटॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और हमें दिया हुआ है चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ द प्रोटॉन। तो हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 पाई m फ्रीक्वेंसी अपॉन चार्ज, ठीक है। सो 2, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई विथ फ्रीक्वेंसी इज 10⁻7 हर्ट्ज। तो ये हो जाएगा 10⁻7 अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगी, 0.656 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस फॉर्मूले से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो कितनी आ गई है, B इक्वल्स टू 0.65 टेस्ला। अब हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करें, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 Q, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी हमारी, 0.656 स्क्वायर, एंड रेडियस इज, मैक्सिमम रेडियस इज 60 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर अपॉन what is the mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आएगा 11.874 इंटू 10⁻⁻12 जूल, ठीक है। तो ये क्या है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ प्रोटॉन। हमें यहाँ पे ये और दिया था कि हमें जो आंसर है वो हमें किस में देना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देना है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻13 जूल। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो यदि इस वैल्यू को हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 11.874 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻12 अपॉन, इससे डिवाइड कर देंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻13। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी ये होगी 7.412 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने इसी टर्म को किस में कन्वर्ट कर लिया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पर हमने पूरा साइक्लोट्रॉन्स के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में यहीं तक ही है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द फोर्स ऑन अ कंडक्टर ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, थैंक यू।